Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी में, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इस पे अपलोड लगभग कर चुके हैं और कुछ चैप्टर बाकी है, वो भी हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएंगे, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सभी इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, इसका एक और नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल मतलब क्या? केमिकल मतलब है वो केमिकल जो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करवाएगा। ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को कोऑर्डिनेट कराएगा और इंटीग्रेट करवाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। अगर इस पूरे बात को मैं अगर एक सिंपल आपको बात बताऊं तो एक केमिकल से वो बोलना चाह रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के बारे में वो क्या बोलना चाह रहे हैं? केमिकल से वो क्या बोलना चाह रहे हैं? हार्मोन्स के बारे में बोलना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस टॉपिक में हम लोग हार्मोन्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, दिस फंक्शन इज कैरी आउट बाय हार्मोन्स। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है, ये कौन किसके द्वारा होगा? तो ये हार्मोन्स के द्वारा होगा। ठीक है, हार्मोन है क्या एक्चुअली में? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब क्या? इससे आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। न्यूट्रिएंट इन द सेंस, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो, फैट खा लेते हो, प्रोटीन खा लेते हो, तो वह एक न्यूट्रिएंट है। तो हार्मोन कोई किसी टाइप का एक न्यूट्रिएंट नहीं है तो प्रोटीन नेचर का, मगर ये न्यूट्रिएंट नहीं है, इसका डाइजेशन नहीं होगा, इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक केमिकल है जो मेनली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर, मतलब एक सेल के अंदर ही, इंटर मतलब एक सेल से दूसरा सेल। मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इस सेल से इस सेल में वो क्या करेगा? मैसेज देगा। जैसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक इंटरसेलुलर मैसेंजर है जो एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज पहुंचाता है। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम सीक्रेट होगा। नैनोग्राम, एमएल में तो होता ही नहीं है, नैनोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ऐसे सीक्रेट होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, और एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे आपको पता है कि कोई भी बॉडी का सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिल के बनता है, तो यहाँ पर जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी पक्का एक सिस्टम है। तो मतलब क्या? मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें मतलब जुड़े हुए होंगे। जैसे कि देखिए, लीवर जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो ट्रैक जुड़ा हुआ है, लीवर जुड़ा हुआ है, किडनी जुड़ा हुआ है, हार्ट जुड़ा हुआ है। तो ये सभी पार्ट मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स है जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पीनियल ग्लैंड, ये भी एक हार्मोन छोड़ता है। थाइमस ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, ये सभी क्या छोड़ते हैं? हार्मोन। तो इन सभी टॉपिक को मैंने अलग अलग चैप्टर में पढ़ा रखा है, मगर ये कौन से हार्मोन छोड़ते हैं वो अभी हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? तो ये ब्रेन में होता है, ये ब्रेन में होता है। यहाँ पर इस जगह पे सिचुएशन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब क्या है? यहाँ पर ऊपर होता है थैलेमस, थैलेमस के ठीक नीचे मतलब हाइपोथैलेमस। तो ये मान लीजिए मैंने बता दिया, ये हाइपोथैलेमस है हमारा। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये कहाँ होता है? बेस ऑफ द डायंसेफेलोन, फोरब्रेन के नीचे में प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये अफेक्ट करता है ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से एक ऐसा ग्लैंड जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसको ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो टाइप के हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनिबिटिंग हार्मोन। देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक बार मैं अगर आपको वो समझा देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है एक्चुअली में, तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। देखिए मैं यहाँ पर जूम करके आपको यहाँ पर एक चीज़ को अच्छे से एक ब्लैंक पेज लेकर के समझा देता हूँ। आप लोग क्लियरली इसे समझ लीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत ही आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। मान लीजिए ये हमारा है हाइपोथैलेमस। ये हमारा मैं क्या बना रहा हूँ? ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया हाइपोथैलेमस। यहाँ से है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी
ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या है? ग्लैंड है। अब मान लीजिए ये हमारा किडनी है और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो होगा क्या कि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन छूटता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। इसका नाम क्या है? एड्रीनलिन। अब ये एड्रिनलिन हार्मोन का काम क्या है? जब भी मान लीजिए अगर भूकंप आ जाए और पूरा बिल्डिंग हिलने लगे तो आपको अचानक से डर लग जाएगा। तो डर कैसे लगता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन, जो आपको बताता है कि भूकंप आ चुका है, अभी आपको डरना है। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं उसे, रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये एक हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो एड्रिनल ग्लैंड को किसने बताया कि आपको एड्रेनलिन निकालना है? तो एड्रिनल ग्लैंड को बताया पिट्यूटरी ने कि भाई भूकंप आया है, एड्रेनलिन निकालो, तब इसको डराओ। तो वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से। मतलब पिट्यूटरी जाके तो नहीं बोलेगा, पिट्यूटरी किडनी के पास उठ के नहीं आएगा कि बोलेगा कि तुम एक काम करो एड्रेनलिन निकालो। वो एक हार्मोन से ही बोलेगा और उस हार्मोन का नाम है ACTH, फुल फॉर्म एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिसीव होगा वो एड्रेनलिन निकाल देगा। अब पिट्यूटरी को कौन बोलेगा कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकालना है? तो पिट्यूटरी को बोलेगा हाइपोथैलेमस। ये क्यों कौन बोलेगा? हाइपोथैलेमस। ये कैसे बोलेगा? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन छोड़ के बोलेगा, रिलीजिंग हार्मोन छोड़ के। मतलब सबसे पहले भूकंप आया तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, उसने छोड़ा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो गया पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी ने छोड़ा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो गया एड्रेनलिन के पास, और उसने छोड़ा एड्रेनलिन। तब आपको डर लगा और आपके रोंगटे खड़े हो गए, पाइलो इरेक्शन हो गया। अब ये पूरा मैकेनिज्म देखिए, आप देखेंगे कि जो मेन ग्लैंड है जो हार्मोन छोड़ता है उसे कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसलिए क्या बोलते हैं पिट्यूटरी को? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ऑर्गन से, मतलब मान लीजिए आपके पेनक्रियास से इंसुलिन का निकलना है, तो पेनक्रियास से इंसुलिन का कब निकलना है, कैसे निकलना है, इसे भी पिट्यूटरी ही कंट्रोल करेगा। तो इसलिए हम लोग पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब बताइए पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो इसलिए ये मास्टर का भी मास्टर हो गया। हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन हो गया? पिट्यूटरी हो गया। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया पिट्यूटरी। क्यों? सॉरी, हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने मास्टर को भी कंट्रोल किया, तो इसलिए इसे हम कहेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इस हार्मोन को रोकना है तो हाइपोथैलेमस एक दूसरा हार्मोन छोड़ेगा, रोकने के लिए भी एक दूसरा हार्मोन छोड़ेगा जिसे बोलेंगे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, जो इनहिबिट करेगा, जो रोकेगा। किसे रोकेगा? इस पूरे प्रोसेस को रोकेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकला, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। तो आपको अब मैं जब दिखाऊंगा इस पूरे डायग्राम में, तो यहाँ पर इन लोगों ने यही बात किया है कि कैसे हाइपोथैलेमस दो हार्मोन छोड़ते हैं, एक छोड़ता है रिलीजिंग और दूसरा छोड़ता है इनहिबिटिंग हार्मोन। देखिए बहुत ही डीप में जाकर के मैंने एक लाइन को कितना डीप में जाकर के समझाया। ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस है किसी भी चैप्टर का। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो, पूरे सीरीज़ को फॉलो करते हो, तो बायोलॉजी में और साइंस में आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। वो चीज़ क्या है कि मान लीजिए ये थाइमस ग्लैंड है, इस थाइमस को एक हार्मोन छोड़ना है थाइमोसिन। इस थाइमस को एक हार्मोन छोड़ना है, नाम है थाइमोसिन। तो ये डायरेक्टली नहीं छोड़ पाएगा, इससे सिग्नल का वेट करना होगा। जो सिग्नल कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से। जब पिट्यूटरी बोलेगा कि भाई थाइमोसिन छोड़ो, तभी थाइमोसिन छोड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं छोड़ पाएगा। और पिट्यूटरी को भी किसका इंतजार होगा? हाइपोथैलेमस का। जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई थाइमस को जाके बोलो, तभी पिट्यूटरी जाके बोलेगा। तो अल्टीमेटली सभी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसी तरह से जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन छोड़ते हैं उन सभी को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम लोग अभी डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए हम लोग अभी डिटेल में हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम है स्टिमुलेट करना, चीज़ों को सिक्रीट करवाना, और इनहिबिटिंग हार्मोन का काम है इनहिबिट करना, चीज़ों को रोकना। सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन,
मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, पिट्यूटरी हार्मोन निकलेगा। GnRH अलग अलग नाम है, अलग अलग फॉर्म है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इसे हम लोग। और क्या होता है पिट्यूटरी हार्मोन, यहाँ से GnIH मतलब गोनाडोट्रोपिन इनिबिटरी हार्मोन। तो मैंने वही बोला ना आपको कि एक होगा रिलीजिंग, एक होगा इनिबिटरी, और कुछ नहीं। अब देखिए हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, ये देखिए हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी के सामने वाले भाग को, और सामने वाले भाग को हम कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, और वो पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग को भी सिग्नल दे सकता है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर वो सामने वाले भाग को जब सिग्नल देगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू देगा, पोर्टल वेन मतलब क्या, ब्लड वेसल्स के थ्रू देगा। मतलब अब हाइपोथैलेमस खुद तो उठ के नहीं आएगा किसके पास, पिट्यूटरी के पास, तो वो कैसे जाएगा, तो वो ब्लड वेसल में छोड़ देगा हार्मोन, बोलेगा ब्लड ये ले जाओ हार्मोन और पिट्यूटरी को दे देना। मगर जब बात आती है पिछले वाले भाग को सिग्नल देने की, तो उस समय वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक्सोन से आता है। अब ये एक्सोन क्या है, मैंने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करके एक बार नर्वस सिस्टम का वीडियो भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो ये एक टाइप का इनडायरेक्ट रेगुलेशन हो गया क्योंकि ये ब्लड से हो रहा है, और ये एक टाइप का डायरेक्ट रेगुलेशन हो गया क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और नर्व से हो रहा है। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये जहाँ पर बैठा होता है एक गड्ढा होता है, बोन का एक गड्ढा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ये अटैच्ड होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, एक स्टॉल्क से अटैच होता है। अब हम लोग पिट्यूटरी को भी दो भाग में भाग कर सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। ये पिट्यूटरी के कुछ भाग थे। अब कौन से हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का नाम सुन लीजिए, और वो हार्मोन्स का काम क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले हुआ मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम है सोमाटोस्ट्रोटिन, सोमाटोट्रोपिन। सोमाटोट्रोपिन का काम क्या है, देखिए ग्रोथ का हार्मोन, नाम में ही आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन मतलब बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ करवाएगा। तो सोमाटोट्रोपिन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ये ज़्यादा निकल जाए किसी बॉडी में, किसी के इंसान के बॉडी में सोमाटोट्रोपिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गाइगेंटिज्म हो चुका है उसे, या फिर एक्रोमेगाली हो चुका है। अगर बच्चों में हो गया तो गाइगेंटिज्म, और एडल्ट में हुआ तो एक्रोमेगाली। ये देखिए इस इंसान को एक्रोमेगाली है क्योंकि एडल्ट है। अच्छा, अगर ये कम सीक्रेट हुआ, हाइपो हुआ, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन निकला ही नहीं, तो उसका होगा ड्वार्फिज्म, मतलब हाइट कम रह जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ड्वार्फिज्म। तो यहाँ हमने एक हार्मोन को ख़त्म किया जो क्या था, ग्रोथ हार्मोन। चलिए अब ऐसे करके हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ हार्मोन्स को कंप्लीट करते हैं। दूसरा हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। देखिए नाम को ब्रेक कीजिए, आपको वहीं से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रोलैक्टिन क्या है, लैक्टिन मतलब होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क निकलने का प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो अब आपको सिंपल यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा। तो ये हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और क्या करेगा, मिल्क बनाएगा। सिंपल, ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड करवाएगा और मिल्क बनाएगा, क्योंकि लैक्टेशन तो मिल्क मेमोरी ग्लैंड से ही होगा। तो अल्टीमेटली ये नाम से ही हमने समझ लिया कि ये कहाँ काम करेगा और क्या काम करेगा। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब क्या, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा वहाँ से थायराइड हार्मोन निकालो। ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा वहाँ से थायराइड हार्मोन निकालो। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ एक्ट करेगा, तो ये एडिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा, एडिनल ग्लैंड पे, और वहाँ से क्या निकालेगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स निकालेगा। तो ये चौथा हार्मोन हमारा हो गया। नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं हम लोग, जो है गोनाडोट्रोपिन। देखिए गोनाड का मतलब होता है मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो गोनाडोट्रोपिन दो टाइप के हार्मोन्स को बोला जाता है, एक है LH, दूसरा है FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेल में क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है एंड्रोजन, जो मेल एग्रेसिव हार्मोन है,
और फीमेल में क्या करता है, ये ओवुलेशन करवाता है, मतलब ओवम को बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ज़्यादा इसे डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में स्पर्म को बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है कुछ फॉलिकल्स का। फॉलिकल्स मतलब ओवम के बनने से पहले का स्टेज, अंडा बनने के पहले के स्टेज को हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, फॉलिकल्स को बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेलेनोसाइट और मेलानिन को रिलीज करता है, और मेलानिन से क्या होता है, स्किन का कलर डार्क होता है। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन, मतलब स्किन के डार्कनेस को और फेयरनेस को रेगुलेट करता है। इट डार्कनेस द कम्प्लेक्शंस ऑफ स्किन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मेलानिन पिगमेंट इवनली अंडर स्किन। मतलब जब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा हमारे बॉडी से, तब हमारा स्किन क्या करेगा, मेलानिन नाम का पिगमेंट छोड़ना शुरू करेगा। और अगर मेलानिन पिगमेंट किसी की बॉडी में ज़्यादा है तो वो उसका कलर डार्क होगा, और अगर किसी की बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम है तो उसका कलर फेयर होगा। अगर हम लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं तो धूप में जो यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने के लिए हमारा स्किन को बॉडी बचाने के लिए मेलानिन छोड़ता है। मेलानिन छोड़ने से क्या होता है, बॉडी भले ही काला हो पड़ जाए, भले ही डार्क पड़ जाए, मगर हमें धूप के यूवी रे से प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा धूप में जाने से लोगों का कलर फेयर से डार्क की ओर जाता है, ये है कारण। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में किस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं और क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं हम लोग वो देखेंगे अब डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होगा, कंपोज ऑफ 2 लोब ऑन आइदर साइड ऑफ ट्राकिया। मतलब अगर हमारे ये गले का जो पाइप है जिसे हम ट्राकिया बोलते हैं, उसके दोनों तरफ ऐसे करके 2 लोब होंगे, उसके दोनों तरफ ऐसे करके 2 लोब होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। 2 लोब आर इंटरकनेक्टेड बाय इथमस। मतलब ये जो इंटरकनेक्टेड है, इस पार्ट को हमने क्या बोला, इथमस बोला, ठीक है। कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ फॉलिकल, इसके अंदर 2 टाइप के फॉलिकल्स होंगे, छोटे 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 क्या होंगे, फॉलिकल्स होंगे। और ये फॉलिकल भी कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का होगा। एक को बोलेंगे, एक नॉर्मल फॉलिकल्स है और एक है स्ट्रोमल फॉलिकल्स। जो नॉर्मल फॉलिकल्स है वो फॉलिकुलर सेल से बना होता है, और वो फॉलिकुलर सेल रिलीज करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये रहा वो लोब, ये रहा वो कनेक्शन, इसके अंदर फॉलिकल्स है, वो फॉलिकुलर सेल, उसके अंदर का जो फॉलिकुलर सेल है वो क्या छोड़ेगा, हार्मोन छोड़ेगा। अब कौन सा हार्मोन छोड़ेगा, तो उसका नाम है शॉर्टकट में T4 और T3। T4 का नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। और एक हार्मोन छोड़ता है जो पैरा फॉलिकुलर सेल छोड़ता है। नॉर्मल फॉलिकुलर सेल ये दोनों छोड़ा, और पैरा फॉलिकुलर सेल ने ये छोड़ा। अच्छा, वो क्या छोड़ता है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये सब हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, तो वो है T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। जो कहाँ से छूटता है, तो वो छूटता है थायराइड ग्लैंड से। मैंने आपको क्या बोला था कि ये थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन छोड़ेगा। कौन सा हार्मोन, T3 छोड़ेगा, T4 छोड़ेगा और थायरोकैल्सिटोनिन। मगर इससे इंतजार करना होगा किस चीज़ का, सिग्नल का। और वो सिग्नल कहाँ से आएगा, पिट्यूटरी से आएगा। तो पिट्यूटरी क्या खुद से उठ के आके बोलेगा थायराइड ग्लैंड को कि T3 T4 छोड़ो, नहीं, वो एक हार्मोन भेजेगा जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को मिलेगा, वो T3 और T4 रिलीज़ कर देगा, T3 और T4 रिलीज़ कर देगा। मगर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहाँ से पता चला कि मुझे TSH छोड़ना है, तो इसको भी इंतज़ार करना होगा किसका, हाइपोथैलेमस का। और क्या हाइपोथैलेमस खुद से उठ के जाएगा पिट्यूटरी के पास, तो नहीं, वो भी एक हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, आपको फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हो सकती है कि थोड़ी सी दिक्कतें आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप इन टर्म से फेमिलियर नहीं है। मगर आप फर्स्ट टाइम फेमिलियर नहीं है तो पूरे सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप लोग बायोलॉजी से बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ब्रेक कर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हाइपोथैलेमस TRH दैट इज़ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा, जो कि पिट्यूटरी के पास जाएगा, और पिट्यूटरी छोड़ेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और वो छोड़ेगा T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। जब इस हार्मोन का जितना चाहिए उतना मात्रा में मिल जाएगा तो फिर थायराइड एक फीडबैक मैकेनिज्म देगा पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, और कहेगा कि ये सब छोड़ना बंद करो, मेरा काम हो चुका है। बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थायरोक्सिन और T3 एंड T4। देखिए ये क्या करता है, अगर मान लीजिए ये T3 आ गया, T4 आ गया, अब इसका काम क्या है बॉडी में, तो वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमारा रेगुलेट करता है। और अगर किसी के बॉडी में आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी है या आरबीसी की ही कमी है तो उसको भी ये बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, आपने अगर खाना में खाया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसको अच्छे से रिएक्शन करवाने में, उसका डाइजेशन नहीं उसका मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है। बॉडी में वाटर का कमी ना हो जाए उसको भी बैलेंस करता है। और नॉर्मल फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है T3 एंड T4 हार्मोन्स। तो ये रीज़न है, और इससे क्या होता है हमने ये देख लिया। अच्छा, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज़ है जो थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, जो आपको नहीं चाहिए, हम लोग नॉर्मली पढ़ते चले जाएंगे। देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, ये पीछे होता है थायराइड ग्लैंड के। 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब इस तरफ था ये थायराइड ग्लैंड, तो उसके पीछे है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऐसा छोटा छोटा 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन क्या छोड़ता है, पैराथायरॉयड हार्मोन छोड़ता है। जो नाम है ग्लैंड का वही हार्मोन छोड़ता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब पैराथायरॉयड हार्मोन छूटना है या नहीं छूटना है, ये कौन रेगुलेट करेगा, तो ये ब्लड में कितना कैल्शियम है वो रेगुलेट करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक। अच्छा, बोन, इससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ चुका है तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्शियमिक। अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन भी इसी से होता है। मान लीजिए अगर ब्लड में कैल्शियम कम जाए तो ब्लड क्या चाहेगा कि मेरे में कैल्शियम बना रहे, तो वो क्या करेगा, उसको कैल्शियम चाहिए, तो वो कैल्शियम कहाँ से लाएगा। बॉडी में कैल्शियम का सोर्स क्या है, एक तो तित है और बोन्स है। तो तित तो बहुत कम होते हैं और बोन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लड क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, ब्लड का कैल्शियम बढ़ाने के लिए बोन से कैल्शियम ड्रेन करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन, कि बोन को पतला कर देगा, वीक कर देगा, और उसके कैल्शियम को ब्लड को दे देगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम चुका है इसलिए। स्टिमुलेट कैल्शियम प्लस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, और किडनी से भी कैल्शियम को जाने नहीं देगा और उसे भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सब काम है किसके, पैराथायरॉयड हार्मोन के। अब एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ होता है, तो ये लंग्स के बीचों बीच होता है, स्टर्नम जो चेस्ट में जो बोन है उसके पीछे होता है, ठीक है, और लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करता है। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, और थाइमोसिन क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल मीडिएट इम्यूनिटी, मतलब आप इतना समझिए कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कौन, थाइमोसिन, ठीक है। और हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट बोल के एक सेल होता है जो ब्लड में पाया जाता है, उसे भी ये अच्छे से उसका प्रोडक्शन करता है, उसका रोल्स को रेगुलेट करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगा तो हमारा इम्यूनिटी ठीक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर इसे इम्यूनिटी को ठीक रखना है तो इसे एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करना होगा। अच्छा, थाइमस धीरे धीरे ओल्ड एज में छोटा हो जाता है, और जब जैसे जैसे ये छोटा होता जाता है वैसे वैसे ओल्ड एज में इम्यूनिटी डिक्रीज करने लगता है। इसलिए छोटे बच्चों में थाइमस ग्लैंड बड़ा होने के कारण उनके बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, और बूढ़े लोगों में ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड छोटा होने के कारण वहाँ पर इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, और अब क्या आ गया, एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है, तो ये किडनी है,
और किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा आकार का एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट, जो बाहर वाले पार्ट है ये येलोइश जो है ना, इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। इसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हमने देख लिया, जो बाहर वाले पार्ट है उसे क्या कहेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? एड्रिनल मेडुला। और ये होता कहाँ है? तो ये किडनी के ऊपर होता है। लोकेशन क्या है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। और दो किडनी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड होंगे। ये फिर अगर हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है। जो मेडुला है वो निकालता है कैटाकोलामीन नाम का हार्मोन, मेडुला। और कैटाकोलामीन में मतलब दो तीन हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन बोल सकते हैं और नोर एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं। इसका और भी नाम है, इतना नाम आपको याद करना नहीं होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो तीन टाइप का हार्मोन निकालते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। देखिए जितना हार्मोन मैंने आपको पढ़ा दिया ये मोर देन इनफ से भी ज़्यादा है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पेनक्रियास। ये कहाँ होता है? ये बैक साइड ऑफ द स्टोमक के पीछे की तरफ होता है, एक कैविटी में होता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। इसमें एक्सोक्राइन जो सेल है, एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो 99% है, और जो इंडोक्राइन पार्ट है वो 1 से 2% है। और जो इंडोक्राइन पार्ट है यही है जो हार्मोन छोड़ेगा, यही है जो क्या छोड़ेगा? हार्मोन छोड़ेगा। तो हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे अभी? हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इंडोक्राइन पार्ट्स पे। तो इंडोक्राइन पार्ट्स में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसका नाम रखा गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसका कितना नंबर होता है? तो ये 10 से 20 लाख तक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किस में? हमारे पेनक्रियास में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पी और पीपी सेल, जिसमें से अल्फा सेल निकालता है ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके बॉडी में ग्लूकागोन का मात्रा ज़्यादा होगा। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। तो अगर उस पेशेंट को हम लोग इंसुलिन दे देते हैं तो उसके बॉडी में क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल कम जाएगा और उसका डायबिटीज़ ठीक भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को जो हम लोग क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। और डेल्टा सेल क्या रिलीज़ करता है? सोमैटोस्टेटिन। और पीपी सेल क्या रिलीज़ करता है? पेनकेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन छोड़ता है। देखिए अगर मैं बात करूं मेल में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस एक पाउच के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। अच्छा, इसका दो काम है, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन है जो क्या छोड़ेगा? जो स्पर्म बनाएगा, जो क्या बनाएगा? स्पर्म। और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स छोड़ते हैं। यहाँ देखिए ये सब सेल आपके काम का नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर दो टाइप का हार्मोन निकलता है। मेनली जो हार्मोन है वो क्या है? एंड्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टेस्टिस कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो टेस्टिस एंड्रोजन नाम का हार्मोन छोड़ता है। अब आते हैं इस एंड्रोजन का काम क्या है, मेल में ये एंड्रोजन क्या करता है। तो ये मेल में ये एंड्रोजन डेवलपमेंट करवाता है, मैचुरेशन करवाता है और फंक्शन करवाता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। मतलब मेल में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, छोटे बच्चों में सेक्स ऑर्गन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग प्यूबर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सेक्स ऑर्गन का अच्छा से डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ? तो वो एंड्रोजन के वजह से हुआ। और भी एंड्रोजन के कुछ काम है जो कि है मस्कुलर ग्रोथ। मतलब छोटे बच्चों में मसल उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, बड़े होते होते हम लोगों का मसल प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये मस्कुलर ग्रोथ भी किस में होता है? किसके वजह से होता है? एंड्रोजन की वजह से होता है। बॉडी में फेशियल हेयर आ जाते हैं, फेस में हेयर आ जाता है। एग्रेसिवनेस एंड्रोजन की वजह से क्या आता है? गुस्सा ज़्यादा आता है मेल्स में। और लो पिच ऑफ वॉइस, पतला आवाज़ नहीं होता है, मोटा आवाज़ होता है, ये मेल में होते हैं। किसके वजह से? एंड्रोजन के वजह से। अच्छा, मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एंड्रोजन की वजह से प्यूबर्टी के टाइम में स्पर्म भी बनना शुरू होता है, जो कि बच्चों में स्पर्म नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक्ट ऑन सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस
सिस्टम पे ये एक्ट करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के काम को भी हमारे बॉडी में ये रेगुलेट करता है। तो इतने सारे काम हैं किसके, एंड्रोजन के। अब हमारा लास्ट हार्मोन है जो कि फीमेल बॉडी से सीक्रेट होता है, फीमेल बॉडी में ओवरी से सीक्रेट होता है। और ये हार्मोन कहाँ, ये ओवरी होते कहाँ पे है, लोअर एब्डोमेन में। एब्डोमेन में होते हैं मगर नीचे की तरफ होते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो ओवम या फिर अंडा एग रिलीज करता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी देखता है। कौन, ओवरी। अच्छा, प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ हार्मोन, और ओवरी से 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एस्ट्रोजन, दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल को, एस्ट्रोमल टिश्यू को रेगुलेट करता है। मतलब ओवेरियन फॉलिकल क्या है, मैंने आपको बताया कि ओवम बनने के पहले के स्टेज को क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, नॉर्मली ओवरी को ही ये ठीक ठाक करता है, रेगुलेट करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये दोनों मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाया हो, मगर मैंने आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा दिया है। ये वीडियो में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बायोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बायोलॉजी का एक फील आ जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.